गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास प्लस टू का एचपी बोर्ड का हम मॉडल सैंपल पेपर का सेक्शन बी सोल्व करेंगे, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 17th क्वेश्चन हमारे पास है। और शो दैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू a comma b such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव। अब हमें ऐसा केस ढूंढना है जिसमें या ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मतलब a कोमा a बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो सारे के सारे इसमें क्या होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए। तो हम कोई ऐसा केस ढूंढते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हमारे पास रिलेशन दी हुई है a कोमा b सच दैट a इज लेस देन b स्क्वायर, और a कोमा b बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, r। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए केस लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं सोच रहा हूँ 1/2 कोमा 1/2 बिलोंग्स टू r ले लेता हूँ। हमने ले लिया। अब रिलेशन सेटिस्फाई करनी है, 1/2 करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। क्या 1/2 लेस देन 1/4 है? नहीं, ये ग्रेटर देन 1/4 है, मतलब 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ये क्या फॉलोइंग रिलेशन बिलोंग्स टू r कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। जो रिलेशन है वो ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, is not reflexive। R हमारा क्या हो जाएगा, not reflexive। अब हम सेकंड केस पे आते हैं, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब होता है a कोमा b बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो b कोमा a भी बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, r। तो अब हम ऐसा केस लेंगे जिसमें क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। तो हम कैसा केस लेंगे, मैंने लिया 1,4। तो पहले 1,4 बिलोंग्स टू r करवाएंगे। 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, 1 हमेशा लेस देन 4 स्क्वायर होता है, इक्वल टू 16। तो 1 छोटा होता है 16 से। अब उल्टा करवाते हैं, क्या 4 इज लेस देन 1 होता है 1 स्क्वायर से, 4 बड़ा होता है 1 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज नॉट सिमेट्रिक, r अब सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब थर्ड केस लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब a कोमा b बिलोंग्स टू r कर रहा है और b कोमा c बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो देन a कोमा c बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, r करना चाहिए। तब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव। अब हमें ऐसा ही केस लिखना है जिसमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैं एक केस ले रहा हूं, आपके सामने केस ले रहा हूं 3,2 बिलोंग्स टू r, और इधर ले रहा हूं दूसरा केस 2,1.5 बिलोंग्स टू r। सोल्व करवाते हैं। 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। क्या 3 छोटा है 4 से? यस, मतलब ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई है। उसी तरह दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवाते हैं, 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2.25। 2 क्या छोटा है 2.25 से। अब थर्ड कंडीशन क्या है, मतलब अब क्या करवाना है, आपने क्या करवाना है 3,1.5 को ये चेक करना है कि बिलोंग्स टू r कर रहा है कि नहीं। तो 3 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर चेक करते हैं, तो इज इक्वल टू 2.25। क्या 3 छोटा है 2.25 से? नहीं, बड़ा है। तो इसका मतलब इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें यही पूछा था कि r आपके पास सेट है जो रिलेशन होगी रियल नंबर पर और डिफाइंड बाय a कोमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। हमने तीनों केस सेटिस्फाई करवा दिए, रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
आपको A मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट इज गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो हमें कौन सी करनी है 2 क्रॉस 2 की। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A11 A12 A21 A22। सबसे पहले हमें क्या निकालना है A11, तो I और J की जगह 1 1 कर देंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। उसी तरह A12 निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 9 बाय 2। उसी तरह A21 निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 3 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9 बाय 2। उसी तरह सिमिलरली हम निकालेंगे A22 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब हमें ये वैल्यू है किसमें मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो A11 की वैल्यू क्या है 2 है, A12 की वैल्यू 9 बाय 2 है, A21 की वैल्यू 9 बाय 2 है, A22 की वैल्यू क्या है 8 है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी 2 9 1 by 2 9 1 by 2 and 8। This is our required matrix of 2 cross true। Now come to the next question। We have to find the area of the triangle by using determinant whose vertices are 3, 8 minus 4, 2 and 5, 1। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 by 2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होने के बाद हमें क्या करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 by 2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 क्या है 3, x2 क्या है -4, x3 क्या है 5, फिर y1 8, y2 2, y3 1, लास्ट में 1 1 1। तो अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 1 by 2 डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे 3 2 1 जा 2 -1 -8 -4 -5 +1 -4 -10। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 1 by 2 3 into 1 -8 into -9 +1 into -14। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 1 by 2 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 72 -14। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 1 by 2 75 -14 75 -14 क्या होता है 61 by 2 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point। now f of x equal to kx square if x is less than equal to 2 and 3 if x is greater than 2 at x equal to 2। हमारे पास क्या हो रहा है ये गिवन पॉइंट क्या कंटिन्यूस at x equal to 2 है। तो हमें पहले कंटिन्यूस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या बोलता है कंटिन्यूस फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट f of x is equal to limit x approaches to 2 positive that is equal to right hand limit that is equal to function which is continuous at x equal to a। तो हमारे पास वो पॉइंट क्या है 2 है। तो अब क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन के इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के क्या हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0 करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो सॉल्व करेंगे h इक्वल टू 0 करेंगे क्या बन जाएगा k 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 4k इक्वल टू 3 देन k इज इक्वल टू 3 by 4 दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Come to the next question। we have to evaluate integration of 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx।
तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx। 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या देता है हमें, tan, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर की नहीं पता होती है, तो जिसकी पता होती है हमें पता होती है सीकेंड स्क्वायर की। तो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या देता है हमें, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब हमें tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या बन जाएगी, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होगी, tan x बाय 2 एंड x बाय 2 की क्या हो जाएगी 1 बाय 2, और अन की क्या होगी इंटीग्रेशन x प्लस c। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करने के बाद सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो इवेल्युएट करना तो हमने कर दिया और इसकी वैल्यू आई 2 tan x माइनस एक्स प्लस सी। हमारे पास सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन है 22, where we have to evaluate from 0 to pi by 2 sin 4x sin power 4x upon sin power 4x plus cos power 4x into dx। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको लेट i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin power 4x अपॉन sin power 4x प्लस cos power 4x into dx। अब हमें एक फार्मूला पता है डेफिनेट इंटीग्रल का, अगर इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x हो dx, तो इसका अगर हम इक्वल टू करें 0 टू a सेम इंटीग्रल, लिमिट 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस रिजल्ट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, साइन पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे भी ऐसे कर देंगे, साइन पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx। सोल्व आउट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 2 साइन पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस पावर 4 एक्स, फिर नीचे बन जाएगा कोस पावर 4 एक्स प्लस साइन पावर 4x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे। मैं इस साइड चलता हूं, एडिंग 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ i, 2i इज इक्वल टू क्या देगा हमें, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। हमारे पास नीचे साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x dx। ये कट जाएगा और हमारे पास 2i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है x, और लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2 2i। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। To the next question, using integration we have to find the area of enclosed by the circle x square plus y square equal to a square। तो हमारे पास ये नॉर्मल सर्कल है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हम सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास ये आ जाएगा, सेंटर इसका क्या आएगा 0,0 और ये लेंथ क्या आ जाएगा, रेडियस इसका a। हमें बोल रहा है इसका एरिया निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो सबसे पहले हम ए क्वाड्रेंट क्या निकालेंगे,
और पूरे का निकालना होगा तो 4 टाइम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 4 टाइम 0 to a y dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम y की वैल्यू 4 टाइम्स 0 to a, y की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 4x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और हमारे पास लिमिट दी है 0 to a। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। पहले a सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 0, प्लस इधर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x की जगह a अपॉन a क्या बन जाता है 1। अब माइनस 0 पुट करेंगे, 0.2 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या करना है 0 करना है, सब्स्टिट्यूट। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 0, ये भी 0, साइन 0 0, तो हमारे पास क्या बचेगा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है पाई बाय 2। सोल्व करेंगे, 2 से 2, 2 से 2, 2 2 जो 4 कट गए, हमारे पास क्या आंसर आ गया पाई a स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, dy dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इधर p की वैल्यू मिल जाएगी 2 और q की वैल्यू क्या मिल जाएगी sin x। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e इंटीग्रेशन ऑफ p हमारे पास क्या 2 dx क्या बन जाएगा e पावर 2x। अब हमें क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। हमें पता है जनरल सोल्यूशन हमारे पास गिवन बाय, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। सोल्व करेंगे y इंटू e पावर 2x, इधर भी सोल्व करेंगे, हमारे पास q की वैल्यू के sin x इंटू e पावर 2x dx प्लस c। तो हम इस इंटीग्रेशन को i मान लेंगे, i प्लस c। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे i को। तो i क्या माना था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ sin x e पावर 2x dx। सबसे पहले हम इधर इंटीग्रेशन में आइलेट लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आइलेट लगाने के बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e2x क्या हो जाएगी e2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e2x क्या होती है e2x बाय 2 प्लस c। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे क्या पास बन जाएगा e2x साइन x बाय 2, इसको सोल्व करेंगे माइनस 1 बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा cos x e2x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, फिर इधर आइलेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e2x साइन x बाय 2 माइनस 1 बाय 2, आइलेट लगाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e2x इज इक्वल टू e2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e2x अपॉन 2 इंटू dx ब्रैकेट के बाद c। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा e2x साइन x अपॉन 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बाय 4 cos x e2x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 1 बाय 4 और क्या बन जाएगा साइन x e2x dx प्लस c। तो साइन x e2x dx हमारे पास क्या दे रहा था i, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा i,
तो e2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/4 cos x e2x हमारे पास क्या देगा माइनस 1/4 i इक्वल टू आई को मैं साइड उठा के ले आऊंगा, क्या बन जाएगा i प्लस 1/4 i, इधर एलसीएम ले लेंगे क्या बन जाएगा 1/4 और e2x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2 sin x माइनस cos ऑफ x। i प्लस 1/4 i क्या देता है हमारा 5/4 i इज इक्वल टू 1/4 e2x 2 sin x माइनस cos ऑफ x। 4 से 4 कट जाएगा और i की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1/5 e2x 2 sin x माइनस cos ऑफ x। हमें i की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे i की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा i की वैल्यू 1/5 e2x 2 sin x माइनस cos ऑफ x प्लस c। हमारे पास y इंटू e पावर 2x, तो e पावर 2x e पावर 2 कट जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगा इस साइड डिनोमिनेटर में चल जाएगी, तो y इज इक्वल टू 1/5 sin 2 sin x माइनस cos x और प्लस c e पावर माइनस 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इसी के साथ हमारे पास और ऑप्शन में पार्ट है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो अब हम क्या करेंगे dy इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। 1 माइनस cos x हमारे पास क्या देता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और इधर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। 2 से 2 कट जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2 हमें क्या देंगे tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx और tan स्क्वायर x क्या देता है हमें secant स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx और हमारे पास secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस x प्लस c। तो इसको सोल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c और y इज इक्वल टू आ जाएगा। और दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। So next question, we have to find the magnitude of a cross b vector if we have given a vector is equal to 2i cap plus j cap plus 3k cap and b vector is equal to 3i cap plus 5j cap minus 2k cap। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे। तो a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। पहले एक वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे 2 1 3, फिर b वेक्टर के लिखेंगे 3 5 और माइनस 2। अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा i कैप 1 टू द माइनस 2 माइनस 15 माइनस j कैप माइनस 4 माइनस 9 प्लस k कैप 2 5 जो 10 माइनस 3। हमारे पास सोल्व करेंगे माइनस 17 i कैप माइनस j 4 माइनस 9 हो जाएगा 13 माइनस 13 j कैप प्लस 7 k कैप। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 17 i कैप प्लस 13 j कैप प्लस 7 k कैप। हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर आ जाएगा। अब क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a क्रॉस b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 7 स्क्वायर 49। ऐड करेंगे 7 4 6 10 18 20 2 कैरी 2 प्लस 1 3 5। हमारे पास क्या आ जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 507। सिमिलरली हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप 3i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम वेक्टर निकाल लेंगे, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो हम पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, i माइनस 2i क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस माइनस 2j कैप माइनस 5 माइनस 6k कैप। फिर क्या करेंगे, बीसी वेक्टर निकालेंगे। बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2i कैप माइनस 4 प्लस माइनस j कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस k कैप आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर निकालेंगे। सी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं करेंगे, कर रहा है। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर का सम करेंगे। अगर जीरो वेक्टर आ गया तो इसका मतलब पहले ट्राइंगल बन जाएगी, आई माइनस आई माइनस 2i और 2 जीरो आई कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j कैप प्लस 3j कैप 0j कैप माइनस 6 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 6k कैप। तो क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। तो हमारे पास गिवन जो हमारे पास ट्राइंगल क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। अब हमारे पास गिवन पॉइंट से ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्म। अब हमने चेक करना है ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो पहले हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 4 प्लस 36 हमारे पास क्या रहता है, अंडर रूट 41। सिमिलरली हम निकाल लेंगे बीसी वेक्टर मैग्नीट्यूड। बीसी वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 4 प्लस 1 अंडर रूट 6। उसी तरह हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल टू क्या होगा, ए बी नहीं ए सी ए स्क्वायर निकालेंगे। सी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 35। अब हमने चेक करना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चेक करते हैं, हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू चेक करते हैं बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 41 6 प्लस 35 कितना आ जाएगा, 41 इक्वल टू 41। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई और पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द वेक्टर्स एंड फॉर्म द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने ये प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A game at a local fair involved drawing a ball from a box to win prizes. The box contained 10 black balls and 8 red balls. Whereas to win the top prizes, a player must draw 2 red balls. अगर हमें टॉप प्राइज को विन करना है तो हमें 2 रेड बॉल चाहिए। Whereas with each ball being replaced into the box और रिप्लेस करके बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ, उसे मतलब क्या करना है, आपको रेड बॉल चाहिए, अगर नहीं निकलेगी तो उससे पहले उसको रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट ड्रॉ में। If you were advising a player and their chances of winning the top prizes, how you would calculate the probability that both the ball is drawn are red? तो हमें टॉप प्राइज विन करना है और दोनों बॉल जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें टोटल बॉल्स लिखनी है, टोटल बॉल्स। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 10 प्लस 8 कितनी हो जाएंगी, 18। 10 ब्लैक है और 8 रेड है। अब हमें पहले मैं कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी of getting red ball at first throw, मतलब आपको फर्स्ट थ्रो में क्या चाहिए, रेड बॉल। तो क्या हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास 8 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल्स कितनी हमारे पास 18, तो कितना आ जाएगा 4/9। बोल रहा है
अब हमें क्या बोला, कंडीशन बोलिए, अगर हमें रेड बॉल नहीं मिलती तो हमें नेक्स्ट ड्रॉ से पहले उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अज्यूम दैट बॉल गेट रिप्लेस्ड बिफोर नेक्स्ट ड्रॉ, मतलब अगला ड्रॉ होने से पहले हमें क्या करना है, बॉल को रिप्लेस कर देना अगर वो रेड नहीं होगी। तो नेक्स्ट में क्या करना है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फिर निकालनी, गेटिंग रेड बॉल एट सेकंड थ्रो। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एट सेकंड ड्रॉ। तो क्या हो जाएगी ये हमारे पास 8/18, फिर कितनी हो जाएगी 4/9। अब हमें क्या बोल रहा है लास्ट में, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल इज ड्रॉन आर रेड, और हमें क्या करना है, टॉप प्राइज क्या करना है, विन करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल ड्रॉन आर रेड। हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो में 4/9, सेकंड में भी 4/9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 16/81। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट both the ball is drawn are red. Now come to the last question of section B. A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 balls. तो हम एक बैग 1 ले लेंगे और बैग 2 ले लेंगे। उसमें फर्स्ट में 4 रेड और 4 ब्लैक, सेकंड में 2 रेड और 6 ब्लैक। One of the two bags is selected at a random and the ball is drawn and from the bag is found to be red. जो बॉल हम ड्रॉन करेंगे वो किस कलर की होगी, रेड कलर की। Find the probability that the ball drawn from the first bag. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो E1 and E2 be the events that the ball is drawn from the first and second ball. जब हम E1 के निकालेंगे तो फर्स्ट बैग होगा और E2 निकालेंगे तो सेकंड बैग होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/2, इक्वली लाइकली इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है, एक इवेंट ए है जो कि इवेंट जो है बॉल ड्रॉन इज क्या हमारे पास रेड कलर की होगी। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालेंगे, फर्स्ट बैग से निकाली, हमारे पास रेड बॉल कितने 4, टोटल कितने 8, 1/2, एंड सेकंड बैग से ड्रॉन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी रेड बॉल की 2/8, 1/4। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग बेस थ्योरम करेंगे, यूजिंग बेस थ्योरम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग से निकालना है E1/A, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इंटू 1/2, नीचे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/8, सोल्व करेंगे 1/4, नीचे एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा 2 प्लस 1/8, सोल्व करेंगे 1/4, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे 3, 4 2 जा 8, हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, वो है कॉइन इज टॉस्ड हाई सच दैट, हमारे पास ई इवेंट है जो हेड ऑन थर्ड टॉस होगा और एफ जो इवेंट है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस लिखेंगे जब हम कॉइन को टॉस करेंगे 3 टाइम तो हमारे पास पॉसिबल 8 आउटकम्स आएंगी, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल टेल टेल। अब क्या करना, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, मतलब हमारे पास हेड ऑन थर्ड टॉस, तो एक केस ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटल केस कितने 4, ओवरऑल कितने 8, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली एफ निकालेंगे, क्या बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड केस कितना आ जाएगा 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, दोनों की इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, इसमें क्या हो रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, तो एक इधर है बस, बाकी कोई भी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, तो 1/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम,
प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने ई जब हमारे पास एफ जो अकड़ हो गया होगा, तो इसके फार्मूला क्या हमारे पास होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या 1/4। सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 4/8 और आंसर आ जाएगा 1/2। आई होप आपको सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं इसी तरह सेक्शन सी और सेक्शन डी का भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।